आज की इस वीडियो का टॉपिक है एसेट वैल्यूएशन मेथड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसेट वैल्यूएशन मेथड क्या है, कंपनी इस मेथड को क्यों और कहां पर इस्तेमाल करती है। तो सबसे पहले अगर एसेट वैल्यूएशन मेथड की बात की जाए तो ये एक ऐसा मेथड या ऐसा तरीकाकार है जिसमें कंपनी अपने नेट एसेट की बेसिस पर शेयर की वैल्यू को डिटरमिन करती है। तो बेसिकली इस मेथड का मकसद ये है कि शेयर वैल्यू को डिटरमिन किया जाए, और जब शेयर वैल्यू को नेट एसेट की बेसिस पर डिटरमिन किया जाएगा तो हम कहेंगे कि ये मेथड कहलाता है एसेट वैल्यूएशन मेथड। इस मेथड को एसेट बैकिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड के नाम से भी जाना जाता है। डिफरेंट बुक्स में इसको एसेट बैकिंग मेथड कहा जाता है और डिफरेंट में इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड भी कहा जाता है। अब अगर बात की जाए कि कंपनी एसेट वैल्यूएशन मेथड को क्यों इस्तेमाल करती है, तो जब कंपनी का कोई शेयर होल्डर ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ शेयर एक्वायर करना चाहे या खरीदना चाहे तो कंपनी एसेट वैल्यूएशन मेथड के थ्रू अपने शेयर की वैल्यू को डिटरमिन करती है। उसके अलावा जब कंपनी अमेलगमेशन को परफॉर्म करना चाहे, अमेलगमेशन क्या होती है कि जब दो कंपनीज मिलकर एक सिंगल कंपनी को फॉर्म कर देती हैं या एक सिंगल कंपनी में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं अमेलगमेशन, जिसको कि हम पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो जब कंपनी ने दो कंपनीज को एक सिंगल कंपनी में कन्वर्ट करना होता है तब कंपनी एसेट वैल्यूएशन मेथड के थ्रू अपनी शेयर की वैल्यू को डिटरमिन करती है। उसके अलावा कंपनी ने जब लिक्विडेशन परफॉर्म करनी होती है, मतलब अपनी कंपनी को सेल आउट कर देना होता है, लिक्विडेट कर देना होता है, अपनी एसेट्स को बेचना होता है, तब कंपनी क्या करती है कि अपने जो शेयर है उसकी वैल्यू को एसेट मेथड पर कैलकुलेट कर लेती है। अब लेट सपोज कि एक कंपनी है फैजान कंपनी। हम एज्यूम कर लेते हैं कि फैजान कंपनी के पास 10,000 शेयर्स हैं। अब हमें ये तो पता है कि फैजान कंपनी के पास 10,000 शेयर्स मौजूद हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस 10,000 शेयर्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए और इसकी वैल्यू को हम एसेट वैल्यूएशन मॉडल के थ्रू या मेथड के थ्रू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो वो किस तरह से कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, हम एक फार्मूले के थ्रू इसको कैलकुलेट करेंगे। जो फार्मूला है वो है वैल्यू ऑफ शेयर, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है क्योंकि हम इस मेथड के थ्रू कैलकुलेट ही वैल्यू ऑफ शेयर करते हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि नेट एसेट्स को नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर देंगे। अब नंबर ऑफ शेयर्स भी हमें पता है कि 10,000 शेयर्स कंपनी के पास अवेलेबल हैं। अब अगर 10,000 शेयर्स हैं तो उसको हमने नेट एसेट्स की बेसिस पर देखना है कि नेट एसेट्स कितने हैं, क्योंकि मेथड में हम नेट एसेट्स पर ही चलते हैं। अब नेट एसेट्स की बात की जाए कि नेट एसेट्स क्या हैं, तो नेट एसेट्स होते हैं टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। अब यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो टोटल एसेट्स हैं वो हैं ₹200,000 के, और जो हमारे पास टोटल लायबिलिटीज आ रही हैं वो आ रही हैं ₹50,000 की। अब यहाँ पर ये जो टोटल लायबिलिटीज हैं इसमें करंट लायबिलिटीज भी होंगी और फिक्स्ड या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी होंगी। इसी तरह से जो टोटल एसेट्स हैं उनमें फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों तरह के एसेट्स होंगे। अब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी क्या होती है, जो कि 1 साल तक कंपनी के पास रहती है। अगर करंट लायबिलिटीज की बात की जाए तो जो लायबिलिटी 1 साल के अंदर अंदर तक कंपनी ने पे कर देनी है उसे हम कह देते हैं करंट लायबिलिटी, और जो 1 साल से ज्यादा के लिए होती है उसे हम कहेंगे कि वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। इसी तरह से फिक्स एसेट वो एसेट्स होते हैं जो कंपनी के पास 1 साल से ज्यादा मौजूद रहते हैं, और करंट एसेट्स वो होते हैं जो 1 साल से कम तक कंपनी के पास रहते हैं, उसके बाद वो एसेट्स खत्म हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि करंट एसेट्स। अब टोटल एसेट्स में फिक्स और करंट दोनों तरह के एसेट्स होंगे और टोटल लायबिलिटीज में फिक्स और करंट दोनों तरह की लायबिलिटीज मौजूद होंगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि नेट एसेट्स क्या हैं, तो नेट एसेट्स हमारे पास टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज लेस करने के बाद आएंगे, जो कि आ जाएंगे 1,50,000 रुपीज के नेट एसेट्स। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ शेयर हमने रिक्वायर्ड थी कि कैलकुलेट करनी है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स भी हमें पता है कि 10,000 शेयर्स हैं। नेट एसेट्स की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो की है 1,50,000 रुपए के नेट एसेट्स।
तो जब वैल्यू ऑफ शेयर को हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू ऑफ शेयर हमारे पास आ जाएगी ₹15 पर शेयर। अब ये जो ₹15 पर शेयर कैलकुलेट की गई है ये नेट एसेट्स की बेसिस पर की गई है और नेट एसेट्स को हमने यहाँ पर समझ लिया है कि नेट एसेट्स क्या हैं। अब एक और जो बात आती है वो ये आती है कि हम किस तरह से नेट एसेट्स को एस्टिमेट करेंगे। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट कंसीडर किया जाएगा वो ये होगा कि जो फिक्स एसेट्स हैं उनको नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर रिवील किया जाएगा, मतलब फिक्स एसेट को NRV पर कैलकुलेट किया जाएगा। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू या NRV क्या होती है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कंपनी को मार्केट से रियलाइज होगी अपने एक्सपेंसेस रिड्यूस करने के बाद। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है इन्वेंट्री से रिलेटेड। इन्वेंट्री हमारे पास करंट एसेट होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो करंट प्राइस मार्केट वैल्यू पर या मार्केट प्राइस पर ही गिवन होती है, और अगर नहीं होती तो हम नेट एसेट्स में जो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री आ रही होगी उसको करंट मार्केट वैल्यू की बेसिस पर चार्ज करेंगे। और क्यों इसको मार्केट वैल्यू बेसिस पर चार्ज करेंगे? ताकि अभी करंट सिचुएशन में पता चल सके कि करंट वैल्यू क्या है इन्वेंट्री की। जब एसेट्स की वैल्यू दुरुस्त तरीके से हमें पता चलेगी तब ही जो शेयर की वैल्यू है वो भी एक्यूरेट और करंट निकल सकेगी। इसलिए यहाँ पर फिक्स एसेट के लिए भी जो अभी करंटली जितने पैसे रियलाइज करा सकते हैं एसेट वो वैल्यू लेनी है, और इन्वेंट्री के लिए भी करंट मार्केट वैल्यू को कंसीडर करना है। उसके बाद इन्वेंट्री के अलावा अदर जो करंट एसेट्स हैं जैसे कि बिल रिसीवेबल्स या डेटर्स, उनको भी एक्सपेक्टेड NRV या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर चार्ज करेंगे या उनको कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे बिल रिसीवेबल्स वो बिल्स बिल ऑफ एक्सचेंज जो कंपनी ने रिसीव करने हैं, जिनके पैसे लेने हैं। अब अगर बिल के पैसे रिसीव करने हैं तो वो करंट एसेट हुआ। इसी तरह डेटर्स का हमें पता है कि डेटर्स हमारे पास रिसीवेबल्स होते हैं जिनसे कंपनी ने पैसे वसूल करने होते हैं, उन्हें कहा जाता है डेटर्स। तो यहाँ पे डेटर्स, बिल रिसीवेबल या अदर जो भी करंट एसेट्स हैं उनको NRV पर चार्ज करेंगे। यहाँ पर क्यों बार बार करंट मार्केट वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ रही है? क्योंकि कंपनी को ताकि पता चले कि उसकी जो वैल्यू ऑफ शेयर है वो करंट है, इसलिए यहाँ पर बार बार NRV और करंट मार्केट वैल्यू की बात आ रही है। उसके बाद एसेट्स में यहाँ पर फिक्स एसेट इन्वेंट्री की जगह पर अलग से एक गुडविल भी हमारे पास एसेट आता है जिसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो गुडविल के लिए कहा जाता है कि उसको सुपर प्रॉफिट मेथड की बेसिस पर कैलकुलेट किया जाए। सुपर प्रॉफिट मेथड एक मेथड है जिसकी बेसिस पर गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है, जिसको कि लास्ट वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो गुडविल को उस वैल्यू पर लाकर जो कि सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट होगी उस पर लाकर तो हमने नेट एसेट्स में शुमार करना है। उसके बाद कंपनी के पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही होती हैं, जो कि कंपनी की कुछ इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट होती हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट उसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। अब यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट है, बेशक वो करंट है या लॉन्ग टर्म है, कंपनी ने उसको करंट मार्केट प्राइस की बेसिस पर चार्ज करना है। नॉर्मली अगर तो इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट फिर क्या हो जाएगी कि इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी मार्केट प्राइस पर गिवन होगी। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट मार्केट प्राइस पर नहीं गिवन तो फिर उसको मार्केट प्राइस पर लाएंगे ताकि शेयर की वैल्यू भी करंट ही रह सके, और यहाँ पर भी हमने करंट मार्केट प्राइस ही लेनी है। उसके बाद दूसरी जो हमारे पास आती है लास्ट बात वो ये आती है कि जितने भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनको हमने एलिमिनेट कर देना है बैलेंस शीट में से। मतलब वो एसेट्स जिनको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया उन एसेट्स को बैलेंस शीट में से इसलिए निकाल देंगे क्योंकि अभी वो करंट जो सिचुएशन है, करंट जो वैल्यूएशन है उसका हिस्सा नहीं बनेगी।
और इसको हम इसीलिए करंट वैल्यूएशन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, क्यों इसको बैलेंस शीट में से इसीलिए एलिमिनेट कर देंगे कि जब एक चीज रिकॉर्डेड हमारे पास है ही नहीं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं, तो उनको हम बैलेंस शीट में नहीं डालेंगे। अगर वो बैलेंस शीट में गलती से डल भी गए हैं तो उनको वहां से एलिमिनेट कर देंगे, ताकि हमें करंट फेयर वैल्यूएशन मिले, मतलब एक ठीक अच्छी वैल्यूएशन मिले, जिसके थ्रू हम शेयर की जो प्राइस है, शेयर की जो वैल्यू है, उसको भी करंट ही कैलकुलेट कर सकें। तो इस तरह से जो नेट एसेट्स हैं उनके लिए ये तमाम बातें हमने मद्देनजर रखनी होंगी कि जितने भी हमने यहाँ पर देखी हैं चीजें, फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, अदर करंट एसेट, गुडविल, इन्वेस्टमेंट और अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लायबिलिटी, ये तमाम उसी वैल्यू पर लगने चाहिए, उसी वैल्यू पर चार्ज हुए हों जो कि यहाँ पर मेंशंस हैं। अगर इन पॉइंट्स पर ही चलेंगे नेट एसेट पर, नेट एसेट को एस्टिमेट करने के लिए अगर हम ये तमाम सारे पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे, तब ही हमारी जो शेयर की वैल्यू है वो एक्यूरेट निकल सकती है। क्योंकि इस मेथड में हमने यही देखा है कि जो वैल्यूएशन की जा रही है, जो शेयर की वैल्यू कैलकुलेट की जा रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ नेट एसेट को मद्देनजर रखा जा रहा है। इसलिए नेट एसेट को कैलकुलेट करने के लिए हम इन तमाम पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एसेट वैल्यूएशन मेथड के थ्रू किस तरह से अपनी शेयर की वैल्यू को एस्टिमेट कर सकती है या कैलकुलेट कर सकती है।